Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genius Trader Hub. My name is देवराज मंडल. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी बेहतरीन स्टॉक्स इंडिया के, जो कि आईटी स्टॉक्स हैं, जो बिलोंग करते हैं आईटी से. उन शेयर के बारे में हम एनालाइज़ करेंगे और जानेंगे कि वो शेयर किस तरीके के हैं, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे ये सारे शेयर बेस्ट है कि नहीं है, अब जानेंगे. तो और क्यों ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है इन शेयर्स में, क्या इनमें इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. तो मैंने ये कुछ बेस्ट आईटी स्टॉक्स निकाले हुए हैं लॉन्ग टर्म पर्पस इन्वेस्टमेंट के लिए. तो ये क्या है, लार्ज कैपिटल स्टॉक्स हैं, स्टेबल प्लस कंसिस्टेंट ग्रोथ है इनकी. काफ़ी टाइम से अगर देखे जाए तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और कंटिन्यूसली इनका प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है. और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस के बेसिस पे ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो डेफिनेटली हमें अपने स्टॉक्स के शेयर्स के प्राइस में ग्रोथ नज़र आएगी. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले जो नाम है आईटी स्टॉक में जो सबसे बड़ा नाम है वो है पहले नंबर पे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज. ये क्यों स्ट्रॉन्ग है ये शेयर, ये जानेंगे. वाई स्ट्रॉन्ग, तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है ग्लोबल लीडर विद स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स एंड ह्यूज क्लाइंट बेस. ठीक है. बेनिफिशियरी ऑफ एआई, क्लाउड्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस डिमांड, रिलायबल डिविडेंड, स्टेडी कैश फ्लो, कंसिडर्ड ए स्टेबल लॉन्ग टर्म्स कंपाउंडर इन आईटी सेक्टर. तो काफ़ी ग्लोबली इसका मार्जिन भी बहुत अच्छा है, ग्रो कर रहा है. एआई, क्लाउड एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस की में ज़्यादा इसकी डिमांड है इस कंपनी की. रिलायबल डिविडेंड है, शेयर होल्डर को कॉन्टीन्यूसली डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है. स्टेडी कैश फ्लो भी इसका इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश रिजर्व भी अच्छा है. तो आओ इसके और आगे देखते दूसरा शेयर कौन सा है. फिर इसको एक वन बाय वन करके सबको एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहले फिर दूसरे नंबर पे जो है स्टॉक्स, जो ग्लोबली बेस्ट स्टॉक्स है, इन्फोसिस. वाई स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन ऑटोमेशन एंड एआई ड्राइवन सर्विसेज. तो इन्फोसिस माना जाता है ऑटोमेशंस में इसका फोकस काफ़ी ज़्यादा है और एआई ड्राइवन सर्विसेज प्रोवाइड करता है. स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज़ है एंड ग्लोबल ब्रांड है. रिसेंटली एक्सपेंडिंग एआई पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस, सॉलिड लॉन्ग टर्म पिक अमंग आईटी जाइंट्स. तो ये भी एक ऐसा शेयर है इन्फोसिस कि आईटी सेक्टर में जाइंट कहलाता है ये कंपनी. चलो देखते हैं तीसरी कौन सी कंपनी है. तीसरी में नाम आ रहा है HCL टेक्नोलॉजी. वाई स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है. सेम ग्रोथ ड्राइवन बाय आईटी सर्विसेज एंड ER&D, स्ट्रॉन्ग फ्री कैश फ्लो एंड लार्ज डील्स पाइपलाइन, AI प्लेटफॉर्म बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज IT फर्म्स. अब चौथे नंबर पे जो है शेयर्स वो है विप्रो. ये जितने भी लाइन से जितने भी शेयर्स हैं अभी क्या है, काफ़ी इसमें डाउनफॉल्स हुए हैं इन शेयर में. तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिस, क्योंकि ये शेयर्स ऑब्वियसली फ्यूचर में ग्रो ही करना है इनको, और आईटी ही फ्यूचर है. ऑटोमेशंस, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ें जो चल रहा है सब फ्यूचर में रिलायबल है. सिर्फ फ्यूचर में इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी. अब विप्रो का देखिए, वाई इट इज़ स्ट्रॉन्ग, टर्न अराउंड प्लस कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी के साथ ये आगे बढ़ते हैं. इन्वेस्टमेंट्स इन क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी एंड कंसल्टिंग. ठीक है, क्लाउड में इनका इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा फोकस इनका क्लाउड सिस्टम में, साइबर सिक्योरिटी में, और इन सब की कंसल्टेंसी देने में इन सब का योगदान है विप्रो का. गुड फॉर डाइवर्सिफिकेशंस बट स्लोअर ग्रोथ वर्सेस पीयर. कंपैरिजन करें इसका इसके सब्स्टिट्यूट कंपनी से, तो थोड़ा सा ग्रोथ विप्रो का कम है कंपैरिजन देन अदर.
ये थी, ये जो 4 कंपनी है ये सारी लार्ज कैपिटल्स में आती हैं। अब मिड कैपिटल्स में जो आती है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल्स जो रखती हैं, वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा अगर हम देखें, टेक महिंद्रा वाइड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन टेलीकॉम, FGAI 5G AI एंड क्लाउड। ठीक है, इसका भी सब में इन्वॉल्वमेंट है। इम्प्रूविंग मार्जिन्स एंड डिजिटल डील्स विंस, गुड्स टर्न अराउंड प्लस ग्रोथ स्टोरी। परसिस्टेंट सिस्टम 6 नंबर पे, वाइड स्ट्रॉन्ग नीस डिजिटल इंजीनियरिंग एंड क्लाउड कंपनी, हाई रेवेन्यू एंड प्रॉफिट CAGR, कंसिडर्ड अ हाई ग्रोथ IT स्टॉक्स। L&T टेक्नोलॉजी सर्विस 7th नंबर पे, वाइड स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग R&D प्लस AI प्लस इंडस्ट्रियल डिजिटलाइजेशंस, बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन ट्रेंड। कोफॉर्ज वाइड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन BFSI, ट्रैवल एंड क्लाउड, गुड डील पाइपलाइंस एंड डिजिटल फोकस। तो दीज आर दी बेस्ट स्टॉक्स इन IT, जो कि हमें अगर IT स्टॉक्स परचेज़ करना हो तो यह इनों में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बेसिस पे। आइए चलिए एक एक करके सबके फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स चेक करने के बाद इनकी लाइबिलिटीज़ देख लेते हैं, बोरोइंग्स देखते हैं, रिजर्व्स देखते हैं किस तरीके से मेंटेन किया है, और क्या इनका हाई बना हुआ है, क्या लो है, क्या हमारे पास कितना पोटेंशियल है हमें शेयर्स में एप्रिसिएशंस लेने का, ये एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए मैं सबसे पहले इसको एनालाइज करने के लिए हम स्क्रीनर ओपन कर लेते हैं। स्क्रीनर ऐप मैंने ओपन कर लिया। इसमें क्या होता है, स्क्रीनर ऐप में आपको सारी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि आपको हेल्प मिलता है एनालाइज करने के लिए कंपनी का। मैंने इसमें ले लिया टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देखो प्राइस इसका अभी चल रहा है 2686। टाटा कंसल्टेंसी के बारे में जानते हैं क्या है टाटा कंसल्टेंसी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इज़ द फ्लैगशिप्स कंपनी एंड अ पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। It is an IT services, consulting and business solutions organizations that has been partnering with many of the world's largest business in their transformation journey for over 50 years. TCS offers a consulting-led, cognitive-powered integrated portfolio of business technology and engineering services and solutions. ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका मार्केट कैप चेक करते हैं। तो मार्केट कैप तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 9,71,999 करोड़ की कंपनी है। ये कंपनी का पूरा मार्केट कैपिटल है। करंट प्राइस कंपनी का अभी चल रहा है शेयर्स का 2686। हाई, इसने हाई देखो, अभी आपके पास पोटेंशियल्स कितने, 3817 हाई बना रखा था, और लो इसका है 2579। तो लगभग अपने लो के आसपास है ये 2686। अब हाई इसने कितना बनाया, 3817। अभी हमारे पास पोटेंशियल्स कितना है कमाने, ग्रोथ करने का, तो 3817 को माइनस कर दो 2686 से, इतने पॉइंट्स आपको कमाने का मौका है। मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ। ये लो, अभी देखते हैं 3817 माइनस 2686, मतलब एक शेयर में 1131 कमाने का मौका है अगर हम लो हाई को कंपैरिजन करें। बस इतना से ही कंपैरिजन कर रहे हैं। लो हाई को कंपैरिजन करने के लिए अगर हम देखें तो 1131 रुपीज़ एक शेयर में कमाने का मौका है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के पे बिलीव करते हो, लॉन्ग टर्म पे टिके रहते हो,
तो डेफिनेटली इतना ग्रो करने को मिलेगा, जो कि लगभग करीबन अगर मैं इसका देखूं तो कितना परसेंटेज है, 1131 डिवाइड बाय 3817 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100, तो 29.6% कमाने का मौका है। अगर एक साल भी अगर हमसे होल्ड करते हैं, तो अगर एक साल के अंदर भी अपने हाई को टच करता है, तो रिटर्न एक शेयर में रिटर्न आ रहा है हमारा 29% का, तो जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आओ आगे देखते हैं। और स्टॉक पी कंपैरिजन, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, स्टॉक पी क्या होता है। स्टॉक पी ये होता है कि कंपनी में 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी में कितना पैसा लगाना पड़ रहा है। तो 1 रुपये कमाने के लिए 19 रुपये देना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो वो स्टॉक पी बता रहा है ये अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। तो अंडर वैल्यूड शेयर है, ओवर वैल्यूड। हालांकि अगर स्टॉक 50 से नीचे स्टॉक पी होता है तो एक अच्छा माना जाता है। वैसे अगर आपको स्टॉक पी 15 से नीचे दिखे तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है। वो क्या कहा जाता है कि स्टॉक सबसे सस्ता है। डिविडेंड बुक वैल्यू 294 है, बुक वैल्यू 294, ठीक है। डिविडेंड यील्ड डिविडेंड यील्ड 2.23% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64.6% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 52.4% है। फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये है। फाइनेंशियल्स चेक करते हैं, कंपनी के प्रॉस और कॉन्स चेक करते हैं क्या है। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 50.3%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 83.8%। तो इससे पता लग रहा है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही ही ग्रो करा है, और कंपनी ने जो अपने डिविडेंड मेंटेन किया है, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो कंटिन्यूसली दे रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कॉन्स में अगर हम देखें, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, वो यही बता रहा है। बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक्स 9.13 टाइम्स महंगा है, ठीक है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 10.2% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। सेल्स ग्रोथ अगर देखें TCS की तो काफ़ी ठीक है, बट इतनी भी ठीक नहीं है। बस यही है कि इसका कौन सा है कि 10.2% से ग्रो कर रहा है। अगर ओवर पास्ट 5 ईयर का अगर डेटा उठाएं तो 5 सालों में 10.2% के एवरेज से ये बढ़ रहा है, इसका सेल्स ग्रोथ हो रही है। पीयर कंपनीज चेक करें। पीयर कंपनीज क्या होती है, इनकी सब्स्टिट्यूट कंपनी के ऐसे ही काम करने वाली दूसरी कंपनी का क्या मार्केट कैप है, क्या डिविडेंड देने का है, क्या नेट प्रॉफिट क्वार्टर है, क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएंस कितना परसेंटेज है, सेल्स क्वार्टर कितना है, क्वार्टर सेल्स वेरिएंस, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। TCS के जो भी सब्स्टिट्यूट कंपनी है वो कौन कौन सी है, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, LTI, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स। ये सब के स्टॉक पीयू के अगर कंपैरिजन में देखें तो सबसे सस्ता विप्रो है। विप्रो मिल रहा है 16.59 PE पे, और TCS फिर उसके बाद है 19.01 पे, और इन्फोसिस भी लगभग सेम। तो TCS और इन्फोसिस का सेम PE मेंटेन होके चल रहा है। अब आगे चलते हैं, क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे हम क्या हमारा सेल्स ग्रोथ हो रही है, क्या हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिसंबर 2022 से हमने डेटा लिया। ये जो फिगर्स दे रखी हैं करोड़ों में दे रखी हैं। 58,229 करोड़ से स्टार्ट हुआ सेल्स दिसंबर 2022 में। देखो फिर बढ़ा, मार्च 2023 में बढ़ा, जून 2023 में बढ़ा, सितंबर 2023 में बढ़ा, दिसंबर 2023 में बढ़ा, मार्च 2024 में बढ़ा, जनवरी 2024 में बढ़ा, सितंबर 2024 में बढ़ा, दिसंबर 2024 में थोड़ा घटा, फिर उसके बाद मार्च 2025 में बढ़ा, फिर जून 2025 में थोड़ा सा घटा, सितंबर 2025 में बढ़ा, और दिसंबर 2025 में बढ़ा। तो लगभग हमें सेल्स ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये सब घटाने के बाद, ये जो एक्सपेंसेस हैं इन सबको घटाने के बाद, टैक्स को घटाने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट आता है आफ्टर टैक्स, वो देखिए
तो दिसंबर 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 10,883 करोड़। अब उससे स्टॉक्स बढ़ रहा, क्या कहते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा 11,436, बढ़ा 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 बढ़ रहा है, बढ़ा, यहाँ थोड़ा सा घटा, जून 2024 में थोड़ा सा घटा, सितंबर 2024 में भी थोड़ा सा घटा, दिसंबर 2024 में फिर बढ़ा, मार्च 2025 में थोड़ा सा घटा, जून 2025 में क्वार्टरली वाइज है, ये क्वार्टरली वाइज बड़े घट रहे होते हैं क्वार्टरली वाइज। अभी कंसोलिडेट में हमें रियल फिगर नज़र आएगी कि एक पूरे साल के डेटा में साल में कितने परफॉर्मेंस करी। ठीक है, 12,819 बढ़ा 12,131। ठीक है, सितंबर 2025 बढ़ा बढ़ा घटा थोड़ा सा, दिसंबर 2025 में घट गया। तो देखो सेल हमें, प्रॉफिट हमें घटने को देखने को मिला काफ़ी ज़्यादा। दिसंबर 2025 का क्वार्टर बहुत ही बेकार रहा। अगर सितंबर 2025 के कंपैरिजन में अगर हम देखें 12,131 करोड़ था, और दिसंबर 2025 में यही फिगर 10,720 करोड़ हमें देखने को मिला। ये पता लगा कि विप्रो, ये क्या कहते हैं, TCS का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो घटा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम कंपेयर करें दिसंबर 2024 से तो 12,444 करोड़ था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कि विप्रो में, TCS में आपको डाउनफॉल होते हुए नज़र आ रहा है शेयर्स में, कि इन्वेस्टर्स को ये दिखा कि क्वार्टर रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए, इस वजह से इन्वेस्टर इसमें से आउट हुए कुछ इन्वेस्टर्स, और सेलर्स की एंट्री ज़्यादा हुई शेयर्स में, तो सेल ज़्यादा हुआ, और हमें अभी तक डाउनफॉल पे नज़र आता दिख रहा है। 3,800 से गिरते गिरते ये 2,600 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आसपास पहुंच गया है। तो हमें ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, पूरा कंसोलिडेटेड फिगर। मार्च 2024 में 2,40,893 करोड़ का सेल्स हुआ। सॉरी, यहाँ से देखते हैं, मार्च 2014 में 81,809 करोड़ का इन्होंने क्या कहते हैं सेल्स किया। अब ये सेल्स बढ़ा मार्च 2015 में 94,648 करोड़ का, इसी तरीके से बढ़ा 2017 में भी बढ़ा, मार्च 2018 में भी बढ़ा, मार्च 2019 में भी बढ़ा, मार्च 2020 में भी बढ़ा, मार्च 2021 में भी बढ़ा, 2022 में भी बढ़ा, 2023 में भी बढ़ रहा है, 2024 में भी 2,40,000 बढ़ा, मार्च 2025 में भी बढ़ा। तो देखो ऑलमोस्ट अगर हम कंसोलिडेट फिगर पूरे साल का देखें तो कंपनी में सेल्स की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, तो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। अगर ये सारे एक्सपेंसेस हटाने के बाद पूरे साल में अगर हम देखें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ, देखो 19,332 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुआ मार्च 2014 में सॉरी। अब इसमें 2015 में अगर हम देखें तो 2,060 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, बढ़ रहा है प्रॉफिट। मार्च 2016 में भी बढ़ा प्रॉफिट, 2017 में भी प्रॉफिट बढ़ा, 2018 में भी प्रॉफिट बढ़ा, 2019 में भी प्रॉफिट बढ़ा, 2021 में भी प्रॉफिट बढ़ा, 2022 में भी प्रॉफिट बढ़ा, और 2023 में भी प्रॉफिट बढ़ा, और 2024 में भी प्रॉफिट बढ़ा 46,099 का। मार्च 2025 में भी प्रॉफिट बढ़ा 48,797 करोड़ का। तो हमें ऑल ओवर हमें प्रॉफिट बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। क्वार्टर रिजल्ट इस बार का ख़राब हुआ था दिसंबर 2025 का, बट अगर कंसोलिडेट देखें तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग फिगर कि एवरी ईयर इट इज़ इंक्रीजिंग, हर साल ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो दैट इज़ द गुड पॉइंट। तो अभी क्या है, अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस से अगर TCS को देखें तो हमें इसमें इन्वेस्टमेंट ज़रूर अपने पैसे लगाने चाहिए, बट सोच समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेके तब इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तब इसमें इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। अभी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये सारी की सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसमें कोई भी वो नहीं है कि मैं आपको कोई टिप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल्स किस तरीके से पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम देखें तो हमें ऑल ओवर प्रॉफिट P&L अकाउंट हमें अच्छा देखने को मिला है। हमें बस यही देखना है कि हमारा ईयर टू ईयर ग्रो होना चाहिए कंपनी।
ईयर टू ईयर अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली तुम्हारा शेयर्स भी ग्रो करेगा। ठीक है, अब आते हैं बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट में हम देखते हैं मार्केट इक्विटी कैपिटल मार्च 2024 पे 362 करोड़ का था। 2025 में भी 2025 में भी सॉरी यहाँ से देखते हैं मार्च 2014 से 196 करोड़, 2015 में भी 196 करोड़, 16 में भी 197 करोड़, 375 करोड़, और मार्च 2022 में 366 करोड़, मार्च 2025 में 24 में 362 करोड़ और मार्च 2025 में 362 करोड़। रिजर्व्स देखते हैं। रिजर्व्स क्या चीज़ होती है? ये कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज़ होते हैं। प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करते हैं। कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ हिस्सा इसमें रिजर्व में डाल देती है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस देना चाहती है तो वो रिजर्व से निकाल के देती है। ठीक है, कंपनी को अपने एक्स्ट्रा डिविडेंड्स देना होता हो तो वो भी कंपनी इसी से निकालती है, रिजर्व से। अगर या कंपनी पे कोई दुविधा, कोई दिक्कतें आई, लीगल फीस कुछ देना पड़े जाए फ्यूचर में, तो वो भी इसी रिज़र्व से निकाले जाते हैं। तो रिज़र्व क्या होता है? जैसे हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं अपने घर पे किसी चीज़ के लिए, अपने किसी खास ओकेजन्स में यूटिलाइज़ करने के लिए, उसी तरीके से कंपनी भी अपने रिज़र्व्स मेंटेन करती है अपने एक्सपेंशन के लिए, बिज़नेस ग्रोथ के लिए। तो ये रिज़र्व्स के लिए मैंने आगे पहले अपने प्रीवियस वीडियो में से अच्छे से समझाया है। तो ये देखते हैं रिज़र्व्स हमारे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। मार्च 2014 में 48,999 करोड़ का रिज़र्व था। देखो 2015 में बढ़ा, 2016 में बढ़ा, 2017 में बढ़ा, 2018 में बढ़ा, बढ़ते बढ़ते मार्च 2025 में 94,394 करोड़ का बढ़ा। तो मतलब हमारे कंपनी में टीसीएस में रिजर्व्स अच्छे से बढ़ रहा है। अब देखते हैं बोरोइंग्स, देखते हैं बोरोइंग्स क्या कह रहा है। बोरोइंग्स उधारी, बोरोइंग्स देखो रिजर्व्स बढ़ना चाहिए मगर बोरोइंग्स बढ़ेगा तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि बोरोइंग्स कंपनी उधार लेके अपना बिजनेस चला रही थी, वो बेकार है। बस बिज़नेस के एक्सपेंशन के साथ बोरोइंग्स थोड़े बढ़ सकते हैं कि बिज़नेस ग्रो करेगा तो कंपनी लोन बाहर से लेगी, वो उधारी पे पैसा लेगी और उसी से अपना बिज़नेस रन करेगी। बट ज़्यादा उधारी भी सही नहीं है। अभी अगर हम बोरोइंग्स चेक करें 297 करोड़ की बोरोइंग्स है। मार्च 2014 में बढ़ी, 2016 में बढ़ी, फिर घटी, 2017 में घटी, मार्च 2018 में घटी, मार्च 2019 में तो बहुत ही अच्छा, बहुत घटे। बट सडनली मार्च 2020 में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, 8,174 करोड़। 2021 में भी बढ़ा, 2022 में भी बोरोइंग्स बढ़ी, मार्च 2023 में भी बोरोइंग्स बढ़ी, मार्च 2024 में भी बोरोइंग्स बढ़ी, मार्च 2025 में भी बोरोइंग्स बढ़ी है 9,392 करोड़ का। बट हम ये भी सोच सकते हैं कि जब कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी का ग्रो कर रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी को अपने बिज़नेस चलाने के लिए भी लोन लेने की ज़रूरत पड़ी होगी, उधारी में पैसा लेने की ज़रूरत पड़ा, शायद इसी वजह से ये बढ़ा हो। ठीक है, तो बोरोइंग्स हमें बढ़ते हुए नज़र आए, दैट इज़ अ लूप पॉइंट। बट स्टिल हर चीज़ ओके है। अदर लाइबिलिटीज़ अगर हम चेक करें, 17,337 करोड़ का मार्च 2014 में। अदर लाइबिलिटीज़ में क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है कंपनी की, वो सब अदर लाइबिलिटीज़ में आ जाती है। 17,337 करोड़ था। अब ये बढ़ा, फिर मार्च 2016 में घटा, मार्च 2017 में घटा, मार्च 2018 में बढ़ा, फिर मार्च 2019 में बढ़ा और 2020 में भी बढ़ा, और करते करते ये 2025 में बढ़ा। तो इट मीन्स बिज़नेस रन कर रहा है और उसके साथ साथ बिज़नेस में उधारी भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिक्स एसेट हमारी इंक्रीज़ करता है तो अच्छी बात है। फिक्स एसेट इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है? फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि फ्यूचर में कंपनी अपने बिज़नेस को एक्सपेंशन कर रही है तो उसको फिक्स एसेट्स लेने की ज़रूरत पड़ी है। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही हैं क्योंकि बिज़नेस एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, तो फिक्स एसेट अगर हम मार्च 2014 में देखें तो 9,544 करोड़ था। मार्च 2015 में 11,638 करोड़ था। मार्च 2016 में 11,774 करोड़ था। मार्च 2017 में 11,701 करोड़ था। मार्च 2018 में 11,973 करोड़ था। मार्च 2019 में बढ़ा,
फिर 2020 में भी बढ़ा, 2021 में भी बढ़ा, 2022 में भी बढ़ा, 2023 में थोड़ा घटा, 2024 में घटा और 2025 में बढ़ा, सितंबर 2025 में भी बढ़ा। ठीक है। CWIP कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि एसेट्स कंपनी ने कोई प्लांट एंड मशीनरी ली है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, उसमें पैसे लगे हुए हैं कंपनी के। ठीक है। अब वो कंप्लीट हो जाएगी तो वो कंप्लीशन हो जाएगा, वो फिक्स एसेट बन जाएगा। अभी वो अगर फिक्स एसेट बना नहीं है, ऐसे अधूरी एसेट्स को हम CWIP में शो करते हैं। ठीक है। तो ये भी हमें इसमें बड़े घटे में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा अगर प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन में होगी तो ज़्यादा दिखेगा, अगर कंप्लीशन हो गया तो कम दिखेगा। तो ऑलमोस्ट ये सब हमें देखने को दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट अगर हमारी कंपनी ज़्यादा बढ़े, अगर कंपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ाती है तो वो एक गुड पॉइंट्स होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट अगर कंपनी ज़्यादा बढ़ाती है, एक गुड पॉइंट होता है कि हाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी किसी शेयर्स में परचेज, किसी और कंपनी के शेयर्स में पैसा किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है, या कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है लैंड परचेज़ करने पे कि वो उसको अप्रिशिएट हो तो उसे बेच दे तो फ़ायदा हो। तो कंपनी का बिज़नेस सिर्फ IT सर्विस देना ही नहीं है, कंपनी अपने अदर तरीके से अदर तरीके से भी पैसे कमा सकती है, इन्वेस्टमेंट करके भी पैसा कमा सकती है। बट कंपनी का कोर बिज़नेस से पैसा आता है, वही बेस्ट माना जाता है। इन्वेस्टमेंट से पैसा आए या ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कंपनी के कोर बिज़नेस से पैसा ज़रूर आना चाहिए, जो कि हम P&L में से देख के निकालते हैं। सेल में से क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस घटाने के बाद जब हमारा प्रॉफिट आता है, वही हमारा रियल प्रॉफिट होता है, जो कि बिज़नेस के ऑपरेशन से निकला हुआ होता है, बिज़नेस ने खुद कमाया होता है, अपने बिज़नेस से कमाया होता है, वही बेस्ट माना जाता है। ठीक है। अदर एसेट्स देखिए, अदर एसेट्स हमारी शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। ठीक है। जो ये सब जिसमें कैश आता है, कैश होता है या कोई रिसीवेबल अमाउंट्स होती हैं, वो सब अदर एसेट्स में शो करती है। इन्वेस्टमेंट भी हमें बढ़ती हुई नज़र आई और कहीं घटती हुई नज़र आए। ऑल ओवर हमें देखा तो इस सितंबर 2025 से कंपैरिजन में 2014 से बढ़ती हुई नज़र आई। तो कंपनी ने 2014 से लेकर 2025 तक काफ़ी अच्छा ग्रो करा है इन्वेस्टमेंट में भी। अदर एसेट्स में अगर हम बात करें, 50,682 करोड़ का मार्च 2014 में इसका अदर एसेट्स का था। हाँ, अदर एसेट्स थी। अब ये बढ़ते देखें तो 2025 में, सितंबर 2025 में ये पहुंच गई 1,09,787, जो कि बहुत अच्छा फिगर है। ठीक है। आगे हम देखते हैं कैश फ्लो में अगर हमें क्या पता लगा 2025 में बिज़नेस के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया। ऑपरेशन से पैसा आया 48,908 करोड़ मार्च 2025 में। ठीक है। मार्च 2025 में फिर कंपनी ने क्या करा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास अगर कैश आएगा तो दैट इज़ पॉजिटिव, अगर कैश गया दैट इज़ नेगेटिव। तो मतलब कैश का इन्फ्लो हुआ ऑपरेशन से 48,908 करोड़। अब कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब कंपनी ने 2,144 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पैसा नीचे गया, जितना कैश पड़ा था उसमें से पैसा गया। ठीक है, 2,144 करोड़। ठीक है। और उसी तरीके से कंपनी ने फाइनेंस से किसी को उधार में दे दिया, वो हो गया 47,438 करोड़। अब ऑल ओवर कंपनी के पास कैश कुछ बचा ही नहीं, नेगेटिव में कैश फ्लो पड़ा है, बल्कि अपनी जेब से पास जो भी पड़ा था वो सब इन्वेस्टमेंट इधर उधर लगा दिया। ठीक है। तो ये हमने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में एनालाइज़ किया। तो सारी चीज़ें देखते हुए हमें लॉन्ग टर्म हाई और लो को देखते हुए हमें ये समझ आया कि हाँ, टाटा कंसल्टेंसी अच्छा शेयर है, बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है, बड़े लंबे समय से चल रही है और एक टाटा ग्रुप का नाम है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो डेफिनेटली ये ऐसी कंपनी है जिसमें हम भरोसा कर सकते हैं, हमारा पैसा सेफ़ है, लार्ज कैपिटल में आती है। ठीक है। पैसा सेफ़ है। अगर हम अदर कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में अगर हम ध्यान दें, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव डेफिनेटली हमें अपने शेयर्स में ग्रो होते हुए नज़र आएगा। अब इसके अलावा
मैं इसके अलावा और दूसरे शेयर्स के एनालिसिस करूँगा जो लाइन बाय लाइन। अगर आप चाहते हो कि आपको वीडियो मिले इसके रेस्ट जितने और जो बेस्ट स्टॉक्स मैंने बताए थे आईटी के, उसके भी आपको वीडियोस मिले, आपके नॉलेज चले, उसके भी स्टॉक्स के एनालिसिस मैं करके आपको बताऊं, तो प्लीज़ मेरे के वीडियो के नीचे कमेंट करना। मैं आपको अदर आईटी स्टॉक्स की भी एनालाइसिस करके बताऊंगा। इवन अगर आपको टेक्निकल भी जानना है तो आप मेरे को उसके कमेंट में मेंशन करो, आपको मैं टेक्निकल के साथ आईटी स्टॉक्स के एनालाइज करके बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में भेजना, फ्रेंड सर्कल को इंसिस्ट करो सब्सक्राइब करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।